ऐसा लग रहा था ऋषिता उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर देगी। वो बाहर निकल गई। ऋषिता ने उसके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। माही को ऐसा लग रहा था कि कोई इसे जलील कर धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और गुस्से से दरवाजे को घूरते हुए मन ही मन ऋषिता को गाली निकालते हुए बोली, बस कुछ और वक्त यू बिच, बस कुछ और वक्त, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि माही राजवंश कौन है। वो अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वो बेड पर बैठी हुई थी, तभी उससे फोन पर बानी का कॉल आया। बानी ने उसे बहुत डांटा क्योंकि माही ने उससे झूठ बोला। वही बानी को भी ऑनलाइन काफी बुरी तारीख से डांटा गया था। माही को उसके लिए दया आ रही थी। वो फिर से बानी को अपनी चाल में फंसाने के लिए रोते हुए बोली, बानी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि ऋषिता को गोद लिया गया है, मैं खुद नहीं जानती थी। काफी देर तक माही ऐसे ही रोते हुए बानी को मनाने की कोशिश करती रही। अंत में बानी को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई और कहा कि अब गमे कुछ दिनों तक शांत रहना होगा, उसके बाद वो निर्णय लेगी कि वो दोस्त रह सकते हैं या नहीं। माही को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ऋषिता ने उसका अपमान किया, जिसे सहन करना उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन था। ये सब उस कुत्ती की गलती है, ये सब ऋषिता की गलती थी। अब देखो मैं कैसे उससे उसकी मंजिल, उसकी मौत तक पहुंचती हूँ। ये सब माही अपने मन में सोच रही थी। माही का नाटक अभी भी जारी था, पर अब वो बोर हो गई थी। इस नाटक को करते करते वो बस एक जगह पड़े पड़े ऋषिता को आते जाते देख सकती थी। अब उसे पता था कि वो अकेले घर पर ऋषिता से नहीं निपट सकती, इसलिए उसने अपने कॉलेज खुलने का इंतजार किया। उसे पता था कि वहां जरूर वो ऋषिता को चोट पहुंचा सकती थी। माही की स्कूल में कुछ बुल्लीज के साथ दोस्ती थी जो उसे एक बहन की तरह प्यार करते थे। अब कॉलेज में भी उसके साथ है। जब वो कॉलेज जाएगी तो जरूर वो उनके साथ मिल ऋषिता को अच्छा सबक सिखाएगी। ऐसे दिन बीत गए। आज सुबह की बात है, जब सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे, तब माही ने धीरे से अपनी माँ सुजाता राजवंश से कहा, मम्मा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कॉलेज जा सकती हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुजाता उसकी बात सुन दुखी होते हुए बोली, अभी भी तुम काफी कमजोर हो मेरी बच्ची, अगर तुम कॉलेज जाके बीमार पड़ गई तो ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो, पर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें असहज लग रहा है तो तुरंत वापस आ जाना, खुद पर दबाव मत डालना। सुजाता को माही की काफी चिंता होती थी। उसे डर था कि माही और ज्यादा बीमार हो जाएगी। सुजाता को पता था कि अब माही उसकी नहीं सुनने वाली, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। रविंद्र जी जो अब तक ये सब देख रहे थे, उन्हें कुछ याद आता है। उन्होंने ऋषिता को देखा जो शांति से अपना नाश्ता कर रही थी। उन्होंने कहा, ऋषिता तुम्हारा एडमिशन भी हो गया है, तुम भी माही के साथ जाओ। ये सुन माही के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दौड़ गई। वो बोली, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऋषिता अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम कॉलेज के मुझे कभी भी पूछ सकती हो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी, ठीक है ना। वो भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। हाँ, उसका ख्याल रखना। ऋषिता जानती थी कि उसका ख्याल रखने का मतलब है कि दूसरों को उसे धमकाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने देना। ऋषिता ने शांति से जवाब दिया, ठीक है। उसका उदासीन रवैया देखकर सुजाता को लगा कि वह कॉलेज जाने का विरोध कर रही है। वह झुग्गी झोपड़ियों से आई थी और वहां पहले से ही इतनी अच्छी स्थिति थी कि वह कॉलेज जा सकती थी। फिर उसने विरोध करने की हिम्मत कैसे की? सुजाता ने दुखी होकर कहा, यह तुम्हारी भलाई के लिए है कि हमने तुम्हें कॉलेज जाने दिया। हमें बेकार में परेशान मत करो। अगर तुम कॉलेज में माही की तरह रैंक प्राप्त कर सकती हो तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ऋषिता जानती थी कि माही ने उनकी पीठ पीछे कुछ किया है। अगर उसने इनमें से कुछ भी बताया तो इससे इस तथाकथित आज्ञाकारी माही के बारे में उनकी राय बदल जाएगी। माही की रैंकिंग उसके टीचर को रिश्वत देकर प्राप्त की गई थी। सुजाता और रविंद्र अभी भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। चिंता मत करो, ऋषिता ने माही की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक ने माही को डरा दिया। माही के आसपास होने से मेरी कॉलेज लाइफ कुछ ज्यादा ही रोमांचक होने वाली है। सेंट जेवियर कॉलेज देश में तीसरे नंबर पर आती थी ये कॉलेज। इस कॉलेज में ज्यादातर अमीर परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ये कॉलेज कुछ होशियार बच्चों को भी एडमिशन देते थे जो मिडिल क्लास परिवार से आते थे, क्योंकि इससे उनकी रैंकिंग बढ़ जाती थी। जब ऋषिता उस स्लम एरिया में रहती थी तब इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसके माता पिता के बाद कोई नहीं था उसका ठीक से ख्याल रखने वाला। और अब वो राजवंश परिवार की मदद से आसानी से इस कॉलेज में आ चुकी थी। वही आंटी मारिया ने ऋषिता की देखभाल में अपने आप को व्यस्त कर लिया था, ऐसे जैसा वो उनकी बेटी हो।
आज उन्हीं ने उसका बैग तैयार किया जैसा वो खुद के बच्चे को कॉलेज जाने के लिए तैयार कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने को हुई तो ऋषिता को कुछ याद आया। वो किताबें तो भूल ही गई थी जो उसे कॉलेज में मिली थी। माही पहले से ही उसका कार में इंतजार कर रही थी। मारिया आंटी परेशान हो रही थी इस वजह से। कार में माही पहले से ही उतावली हो रही थी, ये सोचकर कि वो बाद में ऋषिता के साथ उसी कार में कॉलेज कैसे जाएगी। ऋषिता जल्दी करो, हमें देर हो रही है ना। ठीक है, माही ने खिड़की से ही चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी आवाज में ये दिखाया कि वो परेशान है। ऋषिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम हल्ले निकल जाओ, मैं दूसरी कार में आ जाऊंगी। ऋषिता ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे माही चाहती थी। माही को ऋषिता को अपने साथ लेके नहीं जाना था। ये पहली बार था जब उसे लगा कि ऋषिता की आवाज सच में बहुत प्यारी है। माही ने तुरंत ड्राइवर को वहां से निकलने को कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऋषिता वापस न आ जाए। थोड़ी देर बाद ऋषिता भी कॉलेज के लिए निकल गई। वो अभी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके पिछले जीवन में सेंट जेवियर कॉलेज उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनके रह गया था। उसके पास भागने के लिए की जगह नहीं बची थी। बाहर से देखने वाली ये खूबसूरत और शांत कॉलेज अंदर से काफी भयानक है। इस जन्म में उसे अपने पिछले जन्म के सारे कर्ज वापस मिल जाएंगे। चैप्टर 28। ऋषिता को अपना पिछला जीवन याद आ गया था इस कॉलेज को देखकर। आसपास से जा रहे स्टूडेंट ऋषिता को उत्सुकता से देख रहे थे जो अभी अभी एक लग्जरी कार से उतरी है। क्या ये नई स्टूडेंट है? लग तो ऐसा ही रहा था लेकिन उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। जब ऋषिता अंदर गई तो वो कसी से टकरा गई और नीचे गिर गई। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या तुम ठीक हो? मुझे दिखाओ, क्या तुम्हें चोट आई है? ये था माही का मंगेतर अभय रायचंद। उनकी सगी बचपन में ही हो गई थी और माही अभय को बहुत पसंद करती थी। लेकिन वो माही के बारे में जान ऋषिता को बहकाने की कोशिश करने लगा था। उसने ये अफवाह फैलाई कि ऋषिता को उस पर क्रश है और उसने सबके सामने ये कहा है कि वो उसे अपना बनाकर रहेगी चाहे जो हो जाए। इन्हीं सब बातों की वजह से माही की नफरत और ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि वो उसे मारने से पहले बजे एक बार भी नहीं सोच सकती थी। वो बस उसी मार डालना चाहती थी। एक बार माही को इतनी जलन हुई कि उसने किसी को भेज ऋषिता के चेहरे या चाकू चलवा दिया जिसका जख्म उसके चेहरे पर मरते दम तक रहा था। ठीक है, अब एक कॉलेज में है तो उनका सामना होना तय था। चलो अब पुराने गीले शिकवे दूर कर ही लेते हैं हम। ऋषिता ने अपना चेहरा छुआ जहां उसे वो चोट आई थी। जब उसने अपने चेहरे को छुआ तो इसे अभी बजी ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक बड़ा कट है। अभय ने देखा कि कोई नई लड़की कॉलेज में आई है जो वाकई में काफी खूबसूरत है तो वो जानबूझकर उससे टकरा गया। आखिर ये कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। ये उसकी मंगेतर माही से ज्यादा सुंदर थी। वो थी कौन? कहाँ से आई थी? इस समय अभय बस ऋषिता में खोया हुआ था। उसे अपने माता पिता पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने उसकी सगाई करवा दी उस माही राजवंश से। वो माही को पसंद नहीं करता था पर उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाता था सिवाय उसे झलने के। ऋषिता खड़ी हो गई, उसके कानों में स्टूडेंट्स की खुसूर फुसूर की आवाज आने लगी। अरे ये क्या अभय रायचंद नहीं है? पर ये नई खूबसूरत लड़की कौन है भाई? ये तो उस माही से भी ज्यादा सुंदर है। ये अभय तो माही का मंगेतर है, फिर भी कई लड़कियों के साथ इसे देखा जा चुका है। तभी कोई बोला, क्या तुम लोग न्यूज नहीं सुनते? ये लड़की माही राजवंश परिवार की नकली बेटी है। आज सब जगह यही न्यूज तो है। कल ही राजवंश परिवार ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना बयान दिया था। माही उनकी गोद ली हुई बेटी है। अगर मैं इस अभय की जगह होता तो मैं माही को छोड़ उनकी असली बेटी से सगाई करता। अरे तुमने झुगी झोपड़ी की औरत को चाहने की हिम्मत की? क्या आप लोगों ने कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग सर्च देखा? क्या ये लड़की उस ऋषिता जैसी नहीं दिखती? राजवंश परिवार की असली बेटी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये वही है जिसने बानी के सिर पर रेड वाइन ढोर दी। कमाल है। पहली बार जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि वह किसी अमीर परिवार की बेटी जैसी लग रही है। मुझे वह बहुत पसंद है। यह अफसोस की बात है कि वह झुगी झोपड़ियों से आई है। नहीं तो मैं वास्तव में उसे जानना चाहता था। अब उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह झुगी झोपड़ियों से आई है। ऐसा लग रहा था कि झुग्गियों ने उसे कलंकित कर दिया है, जिसने ऋषिता को उसके पिछले जीवन में शर्म के खंभे पर लटका दिया है। अमीर लोगों से भरे इस कॉलेज में वह कभी अपना सिर नहीं उठा सकती थी। उसके लिए हर तरह की खिल्ली और बदनामी का इंतजार था। अब चाहे कोई भी इसका जिक्र करे, इससे ऋषिता को कोई नुकसान नहीं होगा।
अभय ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या उसे देखकर दूसरी लड़कियां उससे चिपक नहीं जाती थी? अभय का चेहरा भले ही बदसूरत न हो, लेकिन वह सुंदर भी नहीं था। अपने परिवार की ताकत के सहारे कॉलेज में उसकी कई प्रशंसक लड़कियां थीं। इस वजह से उसे अपने रूप रंग के बारे में गहरी गलतफहमी हो गई और वह स्कूल में हर जगह सुंदर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। माही ने ये सब देखती थी, पर उसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। वह उसके पीछे पीछे गई और उन लड़कियों से निपटती थी जो उसके करीब जाने की कोशिश करती। बेशक सौम्य और दयालु मिस माही राजवंश सीधे तौर पर सामने नहीं आईं। जब तक वह कुछ बार रोती रहीं, बानी और सानिया उसके बदले में कुछ करती। क्या शानदार योजना नहीं थी खुद के हाथ बिल्कुल खराब ना करने के लिए? क्या अब तुम एक तरफ हट सकते हो? ऋषिता ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? अभय अभी भी अपनी जगह से नहीं हटा था। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए ऋषिता की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसे अभी भी अपने चेहरे के कटने का दृश्य याद था। इस कमीने और माही ने मिलकर उसे इस हद तक चोट पहुंचाई थी, फिर भी वह उसके करीब आना चाहता था। ये लड़का सच में बहुत नीच कमीना है। और सच में ये और माही एक दूसरे के लिए परफेक्ट जोड़ी है। रब ने बना दी, नहीं नहीं शैतान ने बना दी जोड़ी। थैंक्स आपके कंसर्न के लिए, पर मैं ठीक हूँ। ये बोल ऋषिता बिना उसे एक नज़र देखे वहां से अपनी क्लास की ओर निकल गई। सुबह सुबह वो इस आदमी के मुंह लग अपना दिन खराब नहीं करना चाहती थी। जब उसने फिर से उसकी ओर देखा तो ऋषिता को लगा जैसे उसकी आंखें खराब होने वाली हैं। आसपास की चर्चाएं उसके कानों से नहीं बच सकीं, लेकिन ऋषिता ने खुद को शांत दिखाया। माही सच में उसकी जगह पर होने के लिए लकी थी। उसने उसकी जगह ली, उसका हक छिना, उसका परिवार ले लिया, अच्छी पढ़ाई की। पर फिर भी उसे इस मामूली सी झुरी से आई ऋषिता से इतनी जलन क्यों होती थी कि वो उसे मारने से भी पीछे नहीं हटी। वो अभी बुई ऋषिता को सबके सामने नीचे गिराना चाहती थी। चैप्टर 29। ऋषिता बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से निकलने लगी। वही अभय की नजरें अभी भी ऋषिता पर ही थी। वो ऋषिता को जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों, पर उसे इस लड़की में इंटरेस्ट आ रहा था। वही माही भी वही थी। उसने अभय को ऋषिता को देखते और मुस्कुराते हुए देख लिया था। उसने अपने जबड़े गुस्से में कस लिए और उसके नाखून उसकी हथेली में गड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था कभी भी उसमें से खून की बूंदें निकल सकती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अपनी शांत लड़की वाली इमेज नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से खुद पर काबू रखने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि ऋषिता आते ही उसके मंगेतर को अपनी खूबसूरती से उससे छीनना चाहती है। पखले उसने उसका कमरा छीना, फिर उसकी पहचान छीन ली और अब वो उसका मंगेतर भी छीनना चाहती है। माही अभय के पीछे खड़ी हो गई। अपने पीछे किसी का एहसास पाके अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे माही खड़ी थी। उसने झट से माही का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, माही तुम कब आई? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिए और एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अभय अभी वो लड़की कौन थी? अभय ने उसका सवाल सुना और उसकी तरफ देखा। अरे उसे तो मैं गलती से टकरा गया था। मैं नहीं जानता उसे, मैं बस सॉरी कह रहा था। पर शायद उसे मेरा बात करना पसंद नहीं आया या फिर वो मुझे गलत समझ बैठी है। अभय ने खुद को और ऋषिता दोनों को बचाने की कोशिश की यहाँ पर, क्योंकि उसने आज हो रही बातें सुन ली थी और उसे पता था कि जो लड़की अभी अभी गई है वो राजवंश परिवार की असली बेटी है। पर उसने ये भी देख लिया था कि माही अभी बहुत गुस्से में है। पर उसे ये नहीं पता था कि माही का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ ऋषिता अपने क्लास की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी उसे इस कॉलेज से जुड़ी अपनी बुरी यादें याद आती गई। उसे हर एक जगह अब याद आने लगी थी। तभी उसे एक काना दिखाई दिया जहां पर एक बार पहले भी कुछ बदमाश लड़कियों ने उसको बुली किया था और एक लड़की ने तो उससे भीख मंगवाई थी उसे छोड़ देने के लिए घुटनों पर बैठकर। हाँ, ये बात अलग है कि उसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ऊपर रखी और उस लड़की को मना कर दिया और उस लड़की पर पलटवार कर उसकी गर्दन को बदोच लिया। उसके ऐसा करने से सब डर गए और सब भाग गए। उसने उस वक्त तो अपने आप को बचा लिया, पर फिर घर पर किसी ने उसकी शिकायत कर दी कि वो स्टूडेंट्स को पीटती है, जिससे उसकी मां सुजाता ने उसे बहुत मारा और डांटा था। उसने उस पर लोगों भड़काने और राजवंश परिवार को सबके बीच शर्मिंदा करने का आरोप लगाया। वही माही उस वक्त वही थी, पर उसने अपनी मां को नहीं रोका और ना सच्चाई बताई, बल्कि उसने तो सुजाता जी का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया था। मम्मा आप क्यों इतना नाराज हो रही है? शायद ऋषिता को अभी हमारे तौर तरीकों के बारे पता नहीं है, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया। आप शांत हो जाइए।
वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर उसने दोनों पक्षों को खुश करने के लिए उसकी तरफ आंख मारी। उसने कहा, रिशिता, जल्दी से माँ से माफी मांगो। माँ को नाराज मत करो। उस समय सुजाता उसे हमेशा बेवजह डांटती रहती। माही उसे समझने की कोशिश करती तो भी कोई फायदा नहीं होता था। सुजाता के दिल में उसके लिए कभी प्यार जगा ही नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा से एक नफरत और आग दिखाई देती थी उसके लिए। वो इसे हमेशा से एक घिन भरी नजरों से देखती थी, मनो वो कोई गटर का कीड़ा हो। एक बार सुजाता जी ने गुस्से में उसके सिर पर कांच का कप फेंक दिया था, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा था। अगर उस समय माही और मारिया आंटी बीच में नहीं आती तो सुजाता उस समय भी उसे बुरी तरीके से पीटती। उसे याद तब सुजाता ने एक पल भी उसकी ओर न देख कहा, मैं थक गई हूँ, इसे पट्टी बांध दो, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माही उसकी तरफ बढ़ी पर सुजाता जी ने उसे अपने साथ खींच लिया। तब उसे लगता था कि माही और आंटी मारिया ही यहाँ पर उसके अच्छे साथी है। अब उसे अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। उस वक्त वो काफी ज्यादा बेवकूफ थी। ऋषिता अपनी सोच से बाहर आई तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ी है। ये कमरा पहले जैसा ही था, और जैसे ही वो अंदर गई तो अंदर के लोग भी वही थे। क्लास के सामने एक बड़ी भीड़ थी। ऋषिता ने सबकी हंस मजाक की आवाज सुनी। ना, ये घटिया इंसान कहाँ से आ गया? ये तो हमारी ही क्लास में पढ़ना चाहती है। उसके कपड़े तो देखो, ऐसे फटे कपड़े पहनकर बाहर न जाना ही बेहतर है। कितनी बदकिस्मत है। मेरे पास मत बैठो। उसने उनकी तरफ देखा तो दरवाजे पर एक बेचैन सी लड़की खड़ी थी। उसकी एक साधारण सी चोटी थी और आंखों में आंसू थे। उसने फीकी गुलाबी रंग की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। हाथ में स्कूल बैग लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। क्लास में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके जर्जर रूप को सभी लोग तुच्छ समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। ये सचमुच एक संयोग था। ऋषिता कैसे भूल सकती थी कि उसकी पिछली जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त जिया भी इसी क्लास में थी। जिया और ऋषिता एक साथ पले बढ़े। वे साधारण परिवारों के काफी अच्छे स्टूडेंट थे और उनके उत्कृष्ट परिणामों के कारण उन्हें इस अकादमी में एडमिशन मिला था। हालांकि उसके पिता शराबी थे। उन्होंने इस अकादमी द्वारा दी गई सारी शिष्यवृत्ति के पैसे हड़प लिए और उसे सिर्फ एक स्कूल बैग दिया। उन्होंने कॉलेज द्वारा दी गई कॉलेज यूनिफॉर्म भी बेच दी। पिछले जन्म में ऋषिता का दिल उसके लिए बहुत दुखा था। जब से वह राजवंश परिवार में आई थी, उसने जिया की मदद की। घबराहट में जिया को अचानक भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। वो ऋषिता थी। तुम? जिया ने घबराहट से पूछा, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? ऋषिता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और चलते रहे, उसकी ओर देखा तक नहीं। उसे याद आ गया। उसे कैसे याद नहीं आ सकता था? उसे सिर्फ अपनी ही याद नहीं थी। ऋषिता को अपनी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा पिछले जन्म में किए गए हर काम याद था। चैप्टर 30। हाँ, ये सच है कि ऋषिता और जिया बचपन के दोस्त थे। ऋषिता उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त और सुख दुख की साथी मानती थी, पर शायद जिया की ओर से ऐसा कुछ नहीं था। या फिर ऋषिता को इतने बड़े परिवार में रहते देख जलन होने लगी हो। पगले भी जिया ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिससे ऋषिता उससे निराश हुई थी, पर उसकी हालत देखकर ऋषिता ने उस वक्त उसकी मदद की थी। आखिर थी तो उसकी दोस्त है। पिछले जन्म में ऋषिता ने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था, पर जब उसे एक बुरे व्यक्ति को बेचा गया था तो उस पहली रात वो वहां से भाग गई थी। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी उस रात। वो रात उसे आज भी याद ही है। वो एक गली में छुप गई थी और उसने जिया को अपनी मदद के लिए उस वक्त मैसेज भेजा था। लेकिन कुछ ही पलों में उसका सामना हुआ उसके बाप और उस बूढ़े आदमी से जिसे उसको बेचा गया था 50 लाख की कीमत पर। उसने अपनी लाइफ अपने हाथों से शायद बर्बाद कर ली थी पिछले जन्म में, क्योंकि सच में एक ऐसे इंसान से मदद मांगना जो कभी आपके भरोसे काबिल नहीं, यहाँ जो पहले भी कई बार ऐसी चीजें कर चुका है जिससे वो नाराज हुई हो, उससे मदद मांगी उसने। क्या मजाक है। उन दोनों के बीच की नफरत सुलझ नहीं सकी। एक लड़का जिसने जिया की नजरों को दूसरी ओर देख, उसने उस ओर देखा तो ऋषिता को देख वो बोला, अरे आज एक नई स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद है। लड़के ने उत्सुकता से ऋषिता को पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषिता ने उसकी तरफ देखा और बिना भाव से कहा, उसे शायद मुझे गलत इंसान समझ लिया है, अब हटो मेरे रास्ते से। उसे एक नफरत महसूस हुई जब उस लड़के ने उसे जिया से जोड़ा था। ताबी एक साधारण परिवार से आता लड़का रिहिता को गुस्से से देख बोला, तुम कितनी घमंडी हो। किस परिवार से हो? तुममें जब इतनी भी हिम्मत नहीं है एक लड़की जो गरीब घर से आती है उससे जानती हो तो दोस्ती क्यों करते हो? ये लड़का कॉलेज में गुंडागर्दी करता था। ऋषिता ने उसको देखा, ये राहुल वर्मा था।
हाँ, गुंडा जरूर था पर अभय से तो काफी बेहतर था ये लड़का। ऋषिता का रवैया देखकर जिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी ऋषिता को बुलाते हुए आगे बढ़ी। ऋषिता ने उसे अपनी ओर आता देख नफरत से उसे देखा, जिसे देख वो अंदर तक कांप उठी। जिया जहां थी वही कजादी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऋषिता, वह ऋषिता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जानी पहचानी लग रही है। मैंने पिछले कुछ दिनों में उसे कई बार ऑनलाइन देखा है। जिया के मुंह से नाम सुनते ही भीड़ में हल्की सी चर्चा शुरू हो गई। मैं सोच रहा था कि ये कौन है। तुम एक झुगी बस्ती से आए हो और मेरे सामने, फिर भी तुम्हारी हिम्मत। राहुल की बात पूरी होने से पहले ही उसे दर्द की एक लहर महसूस हुई। ऋषिता ने उसके पेट में लात मारी थी और जोर से उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उसने अपना पेट पकड़ लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बहुत देर तक होश में नहीं आ सका। क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? ऋषिता ने कहा। वे सब जानते थे कि खन्ना कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी बानी भी उससे कुछ हासिल नहीं कर सकती थी, तो इस राहुल की तो बात ही छोड़ दीजिए। ओह ठीक है, मैंने बहुत समय से किसी को लात नहीं मारी है। मुझसे अभी गलती हो गई, ऋषिता नव राहुल को देखते हुए कहा। अगर मैं गलती नहीं करती तो मैं नीचे की ओर किक मारती। झुगी झोपड़ियों में रहने वाले निर्दयी लोगों के साथ व्यवहार करते समय वह और भी अधिक निर्दयी हो सकती थी। ऋषिता ने अपनी मुट्ठियों और पैरों को मजबूत कर लिया था। लड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। पिछले जन्म में सुजाता द्वारा बार बार उसका दमन करने और उसे प्रतिरोध न करने देने के कारण ही उसकी यह हालत हुई थी। इस जीवन में ऋषिता जिसे चाहे मारती और डांटती। वह अपने लिए खुशी से जीना चाहती थी। चल दर, उन्होंने स्थिति को समझा और तुरंत वहां से चले गए। ऋषिता जिया की ओर देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जिया अभी भी उससे दोस्ती करना चाहती थी। ऋषि, जिया ने सावधानी से कहा, क्या तुम अब भी मुझसे पहले जो हुआ उसके लिए नाराज हो? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जिया ने पहले भी कई बार ऐसे काम किए थे जिनसे उसे निराशा हुई थी, लेकिन वे सब छोटी मोटी बातें थीं। वह उन्हें नजरअंदाज कर सकती थी और आंख मूंद कर उसकी मदद भी कर सकती थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे जहरीले सपोले को दूध पिला रही है जो एक दिन उसे ही दंश खाएगा। ऋषिता ने शांति से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, तो अब मुझसे दूर रहना जितना हो सके। जिया अभी भी उससे अपने रिश्ते के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋषिता के रवैये को देखते हुए उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ऋषिता उसके साथ बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहती थी। वह क्लास में चली गई। पिछले जन्म में जब वह राजवंश परिवार में लौटी तो उसने इस अच्छे दोस्त को नहीं भुलाया। उसने जिया को खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होने दी और घर की छोटी बड़ी बातों की चिंता करती रही। उसने एक दयनीय जीवन जिया, लेकिन उसने कभी जिया के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। जिया पर उसने जो पैसा खर्च किया वह 500,000 से कम नहीं था। लेकिन अंत में उसने बिना किसी हिचकिचाहट या अनिच्छा के 500,000 के लिए उसे धोखा दे दिया। ऋषिता को लगा कि ऐसे निर्दयी व्यक्ति को देखना उसकी नजरों में अपमानजनक था। ऋषिता की पीठ को देखते हुए जिया चिंतित और घृणा से भर गई। वह इतने सालों से ऋषिता की अच्छी दोस्त थी। वह एक अमीर लड़की बन गई थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर पैर रखना चाहती थी। अब तो उसके पास सब कुछ था, तो फिर वह अपनी मदद के लिए कुछ पैसे क्यों नहीं दे सकती थी? आखिरकार हो सकता है कि वह असली बेटी न हो। शायद राजवंश परिवार से कोई गलती हुई हो। जिया को लगा कि दुनिया उसके साथ और भी ज्यादा अन्याय कर रही है। ऋषिता में कितनी नफरत भरी थी। उसने उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार किया। उस समय वह अंधी थी और उसे उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। चैप्टर 31। जिया अभी भी ऋषिता के बर्ताव के बारे में सोच रही थी। वो जितना उस बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसे ऋषिता से और ज्यादा नफरत हो रही थी। उसने ऋषिता को एक बार नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन जैसे उसने ऋषिता की ओर देखा उसकी नजर सीधे ऋषिता की नजरों से टकरा गई, जो उसे नफरत से देख रही थी। जिया ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जिया को डर था कि भविष्य में वो उसके साथ नहीं रह पाएगी। वही ऋषिता उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी। उसे लगता है ऋषिता को पता नहीं था कि वो उससे कितनी नफरत करती है। बेवकूफ है वो, उसे सब पता था, और राजवंश परिवार में आने के बाद से ये नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। अभी कोई कुछ करता या कहता इससे पहले ही क्लास में टीचर पहुंच गए और सबको उसकी जगह पर बैठने को कहते हुए बोले, बच्चों प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज यहाँ पर 2 नए स्टूडेंट्स आए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये टीचर थे अश्विन सिर, जिनकी उम्र 40 साल थी।
आमतौर पर वे एक शिष्टाचारी और गंभीर रहते थे, पर ऋषिता को पता रहा कि ये आदमी ढोंग कर रहा है। हाँ, ये इस कहानी का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ऋषिता आगे जाके खड़ी हो गई और सबको देखने लगी। प्रोफेसर अश्विन एक निहायती घटिया इंसान था। वो ऐसी लड़कियों को अपना टारगेट बनाता जो गरीब घर से स्कॉलरशिप पर आई हो यहाँ पढ़ने। वो उन लड़कियों को तंग करता, अक्सर अकेले में बात करने ले जाता था, और ये लड़कियां उनके खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक तो पहले ही यहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, और दूसरी ये अमीरों का कॉलेज, यहाँ उनके जैसों की बात कौन है मानता। इसलिए वो इसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी, जिससे इस प्रोफेसर की हिम्मत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। पर इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, और अपने पेरेंट्स को इनकी शिकायत कर दी, पर कोई आम परिवार यहाँ के टीचर के खिलाफ बोलने के भी हिम्मत नहीं रखता था। ऋषिता उनमें से एक तो शायद बिल्कुल नहीं होगी। वो एक जाने माने परिवार की बेटी थी, एक खूबसूरत लड़की, पर उसकी खूबसूरती पर ये इंसान नहीं, शैतान कुछ ज्यादा ही मोहित हो गया था, जो उस तक पहुंचना चाहता था, उसे पाना चाहता था। ऋषिता अब भी सब कुछ यादत था। वो ऋषिता को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। ये है ऋषिता, आप सबकी नई क्लासमेट। सब लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार करें और आगे इनकी मदद करे पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद उसने ऋषिता को एक नज़र देख एक खाली सीट को देखा और कहा, ऋषिता वहां बैठ जाओ। उसके इंट्रो के बाद सबने तालियां बजाए और उसका स्वागत किया। कोई उसे ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। बेहतर यही था कि वो नई स्टूडेंट के लिए एक्साइटमेंट दिखाए और कोई गलती ना करे। बस उस लड़के जिसे अभी अभी ऋषिता ने मारा था, उसने ही कोई भाव नहीं दिखाए। वो बस गुस्से में घूर रहा था। वैसे भी इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। भले ही सब पहले से ही ऋषिता को जानते थे और अभी हुए इंसिडेंट की गहरी छाप उन लोगों पर छुट गई थी, पर उन्हें ये भी याद था कि पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट पर ऋषिता ने तहलका मचा रखा था। इसलिए भी कोई उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। क्या पता अगला नंबर उसका हो। ऋषिता ने पूरे क्लास में अपनी नज़र घुमाई। सब भले ही मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, पर इन मुस्कुराते चेहरे के पीछे की सच्चाई ऋषिता पहले से ही जानती थी। उसके बाद प्रोफेसर अश्विन ने जिया की तरफ देख इशारा किया और ये, पर वो कुछ पल रुक गए। उन्होंने फिर से जिया की तरफ देखा। वो ऋषिता को जानता था कि वो राजवंश परिवार की असली बेटी है। कुछ दिनों से वो ट्रेंडिंग पर भी थी, पर ये लड़की जो उनके सामने है उन्हें साफ तौर पर वो नहीं जानता था। दिखने से ही वो गरीब घर की दिख रही थी। उसे जिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे उसका नाम तक याद नहीं था। क्लास का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। जिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसे छुपाने के लिए वो हकलाते हुए बोली, नमस्ते, मेरा नाम जिया है। मैं कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम में पूरे शहर में से 60वें स्थान पर थी। जिया ने सावधानीपूर्वक अपनी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि का खुलासा किया ताकि उनका कुछ सम्मान जीत सके। हालांकि किसी ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं जताई, बस कुछ गिनी चुनी तालियां और कुछ कमेंट्स जो उसे लगभग नीचा दिखाने के लिए ही थे। ये बेचारी अभी भी अपने रिजल्ट का इस्तेमाल हमें कुचलने के लिए करना चाहती है। उफ, आखिरकार उसे हमारे लिए ही काम करना है। ऋषिता मुस्कुराए। अगर उसने अंदर जाने के लिए खुद पर भरोसा किया होता तो यही उसकी लाइन होती। लेकिन अब जब उसने अंदर जाने के लिए अपने परिवार की ताकत पर भरोसा किया था, तो उसे सिर्फ तारीफ और प्रशंसा ही मिली। एक हास्यास्पद और दयनीय अस्तित्व था। पूरी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे अमीर परिवारों के बच्चे थे। कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो अपने रिजल्ट के दम पर इस यूनिवर्सिटी में आए होंगे, पर यहाँ उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। वे अपने रिजल्ट का इस्तेमाल सिर्फ इस उलझे हुए माहौल से बाहर निकलने और राजकुमारियों और राजकुमारों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कर सकते थे। परिचय के बाद जिया उस सीट पर बैठ गई जो प्रोफेसर ने उसके लिए निर्धारित की थी। उसने आसपास के स्टूडेंट्स को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बैठ गई। दिन जल्दी बीत गया। आखिरी क्लास प्रोफेसर अश्विन की थी। ऋषिता ने एक सहपाठी, राधिका, को देखा। ऋषिता ने अपनी घड़ी पर तारीख देखी और फिर ऊपर देखकर राधिका पर ध्यान देना जारी रखा। राधिका थोड़ी विचलित थी। शायद प्रोफेसर ने उसे पहले ही स्कूल के बाद अपने ऑफिस जाने को कह दिया था। पिछले टेस्ट पेपर में अभी भी कुछ समस्याएं थीं और उसे एक एक करके ट्यूशन की जरूरत थी। राधिका को जैसे पहले से ही पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। पूरी क्लास वो बेचैन रही। वो बार बार स्कूल के गेट की तरफ देख रही थी। वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, पर वो इस प्रोफेसर की वजह से ऐसा नहीं कर सकती थी। टू गाइज